नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला का 7वां और अंतिम सत्र है। इस श्रृंखला के जरिए हम लगभग पूरे पाठ्यक्रम पर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे पाठ्यक्रम पर एक सरसरी लेकिन गहरी नजर डाल चुके हैं। तो आज के सत्र में हम जितनी भी पाठ्यक्रम में प्रस्तावित गद्य रचनाएं हैं उन पर एक एक दो प्रश्नों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, उसके कंटेंट को, उसके मूल भाव को समझने की कोशिश करेंगे, उसे हृदयंगम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न गोदान उपन्यास पर आधारित। आप सभी जानते हैं गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। गोदान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक स्थितियों में दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन। दूसरा, धर्मभीरु मिल मालिक का अंकन। तीसरा, शोषक वर्ग का चित्रण। और डी, अंतरजातीय विवाह की समस्या का अंकन। तो दोस्तों, हमें बताना है कि कौन सी विशेषता हमें गोदान उपन्यास में देखने को नहीं मिलती। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मिल मालिक यहाँ पर एक शोषक के रूप में अभिव्यक्त चित्रित किए गए हैं, धर्मभीरु मिल मालिक के रूप में नहीं। तो ये असंगत कथन है। अब ये जो 3 विकल्प हैं इन पर हम चर्चा करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। देखिए दोस्तों, ये जो विकल्प हैं इनमें जो भी कोई शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो भी खास उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक शब्द है किस्सा गोई। किस्सा गोई शब्द को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेमचंद से पहले जो भी साहित्य लिखा जा रहा था उसमें किस्सा गोई शैली प्रमुखतः प्रयोग में लाई जाती थी। अब किस्सा गोई है क्या? किस्सा गोई यानी एक ऐसी कहानी लिखना जैसे हम आमतौर पर हमने रास्ते में कोई हादसा देखा या कोई भी प्रसंग देखा, कोई घटना देखी और उसे हम घर पर आकर या अपने मित्रों के बीच में आकर एक किस्से के रूप में बताते हैं, उस तरह की शैली को किस्सा गोई शैली कहते हैं। तो प्रेमचंद से पहले के साहित्य में क्योंकि किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि आपको ये ध्यान रहे कि प्रेमचंद ने किस्सा गोई शैली को नहीं अपनाया। उन्होंने साहित्य में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी मनस्थितियों के विश्लेषण पर ध्यान दिया। हालांकि उनकी प्रारंभिक रचनाओं में कहीं कहीं इस तरह का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत मामूली है। तो किस्सा गोई में घटनाएं, क्योंकि पहले के साहित्य में किस्सा गोई शैली में घटनाओं का वर्णन किया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो घटनाएं वर्णित है मानवीय व्यापार यानी मानवीय गतिविधियां, वो मानवीय गतिविधियां दीप्त यानी कैसे अभिव्यक्त की गई हैं? मनोवैज्ञानिक स्थितियों में, यानी किसी भी स्थिति विशेष में मनुष्य की क्या मनोविज्ञान हो सकता है, क्या मनस्थिति हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए चित्रित किया गया है। तीसरी बात है शोषक वर्ग का चित्रण, तो मिल मालिक के रूप में, जमींदार राय साहब के रूप में, और यहाँ तक कि माता दीन जो धर्म के पाखंड का, धार्मिक पाखंड का प्रतीक है, उनके रूप में भी शोषक वर्ग का यहाँ चित्रण किया गया है। अंतरजातीय विवाह की समस्या का अंकन भी यहाँ पर किया गया है। गोबर का विवाह इस बात का, गोबर और झुनिया का विवाह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, यानी धर्मभीरु मिल मालिक का अंकन, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। अब कुछ एक तथ्य हैं जो आपको गोदान उपन्यास के विषय में बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने चाहिए। प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात, कौन कौन से गांव की कथा यहाँ केंद्र में है? तो आपको ये 2 गांवों के नाम याद रखने हैं। सेमरी और बेलारी गांव की कथा केंद्र में है। कथा के केंद्र में कौन से गांव है? सेमरी और बेलारी। होरी जो है वो, देखिए दोस्तों, गोदान की एक और खास बात है कि गोदान के चरित्र व्यक्ति चरित्र नहीं है बल्कि वर्ग चरित्र हैं, यानी वो एक व्यक्ति विशेष का चरित्र प्रस्तुत नहीं करते बल्कि पूरे के पूरे एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे गोदान का जो नायक है होरी, वो किस पूरे कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो जमींदार राय साहब हैं वो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतरजातीय कौन कौन सी समस्याएं उठाई गई हैं? अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया है, विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, और स्त्री विषयक एक प्रगतिशील दृष्टिकोण, स्त्री विषयक प्रगतिशील और जोड़ लेंगे इसमें, दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है।
इसके अलावा धर्म की आड़ में हो रहा जो पाखंड है उसका चित्रण यहाँ हुआ है। नगरीय और ग्रामीण जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। ये मूल कथावस्तु से संबंधित समस्याएं हैं जो वहां उठाई गई हैं, यानी मूल संवेदना इनसे संबंधित है। तो यदि इस तरह का कोई प्रश्न आए तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में अवश्य रखें। आगे चलते हैं। अब दूसरा प्रश्न, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत यह कथन किसके विषय में है? झुनिया, धनिया, सिलिया या मालती? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। धनिया जो उपन्यास की नायिका है, होरी की पत्नी है, उससे संबंधित है ये प्रश्न। तो आंसर हुआ बी। अब ये बताती हूं मैं आपको कि ये किस संदर्भ में ये कथन कहा गया है स्वयं प्रेमचंद यानी लेखक के द्वारा। तो देखिए, गोदान उपन्यास में प्रारंभ में ऐसा एक जिक्र आता है कि होरी जमींदार साहब से मिलने जा रहा है लेकिन थोड़ा सा निराश है। तो बातों बातों में धनिया कहती है कि तुम तो अभी से ऐसे हो गए, आदमी तो 60 पर भी पाठा होता है, यानी 60 साल का होने पर भी बहुत ही तंदुरुस्त और स्वस्थ होता है, और तुम्हारी तो अभी 60 की उम्र भी रही हुई, तब भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तब वो जवाब देता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि मैं 60 तक पहुंचूं। उसका भाव ये है। तो इस बात को कहकर वो जमींदार साहब से मिलने चला जाता है और धनिया उसे जाते हुए देखती है और उसके मन में क्या कुछ उठता है उसे प्रेमचंद ने यहाँ कहा है। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके निराशा भरे स्वरों ने, कौन से, कि 60 तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी, ये निराशा भरा जो स्वर है, शब्दों ने धनिया के चोट खाए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया, यानी अंदर तक वो कांप उठी। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और वृत्त से अपने पति को अभय दान दे रही थी, यानी उसके शुभ की, उसके कल्याण की कामनाएं करने लगी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकल रहा था। व्यू यानी समूह जो चारों ओर से होरी को घेर रहा था, उसे एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा था, होरी को अपने अंदर छिपाई लेता था। विपन्नता के, अब यहाँ ये कथन आता है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहागी वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इसका अर्थ क्या है इस पंक्ति का? विपन्नता का मतलब है अत्यधिक दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी। तो गरीबी के कारण जितनी भी समस्याएं हैं वो इतनी अधिक थी कि वो विपन्नता का एक सागर सा बन गया था उसकी जिंदगी में, और केवल उसका जो पति था यानी होरी यानी सुहाग, वही एक ऐसा तिनका था जिसके सहारे वो इस विपन्नता के, इस निर्धनता की जो समस्याओं का सागर था उसे पार कर रही थी। इसका अर्थ है पंक्ति का। और ये पंक्ति किससे संबंधित है आप भूलेंगे नहीं, धनिया से संबंधित है। आगे चलते हैं। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। यह पंक्ति अभिव्यंजक है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये महाभोज उपन्यास पर है आधारित। तो इस पर हमें ये बताना है कि इस पंक्ति में क्या कहना चाहती है लेखिका मन्नू भंडारी। पहला विकल्प है, चुनाव सिर पर होने पर गांव की हर छोटी बड़ी घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीतिक पार्टियों की मूल प्रवृत्ति की। दूसरा, गांव के प्रति शहरी लोगों की संवेदनशीलता की। तीसरा, शासक व्यवस्था में शासन होना चाहिए दोस्तों, शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की, और गांव के लोगों द्वारा शहरी लोगों को स्थानीय गतिविधियों में शामिल करने की प्रवृत्ति की। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अब इसे समझ लेंगे। देखिए कथन में क्या कहा गया है, आग से उठने वाला धुआं, कि जहां कहीं भी आग लगती है उससे उठने वाला धुआं तो एक दिन में ही हट जाता है, लेकिन बिसु की मौत, ये किस प्रसंग में कहा गया है? उपन्यास के प्रारंभ में ही कहा गया है ये कथन। और बिसु की लाश, हरिजन युवक है, पढ़ा लिखा शिक्षित है और थोड़ा विद्रोही प्रकृति का है, उसे कोई भी गलत बात स्वीकार नहीं है, हर तरह से वो एक सजग व्यक्तित्व का धनी है। उसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई, लावारिस पड़ी हुई मिलती है, और इस बात को देखकर, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं सरोहा गांव में, तो इसलिए उसको देख करके यहाँ के जितने भी पत्रकार, राजनेता आदि हैं, वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में शहर से आते हैं और उसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयत्न करते हैं। और यही कारण है कि लाश के मिलने की घटना के बहुत दिन बाद तक ये गतिविधि चलती रहती है, यानी गाड़ियों की धूल, गाड़ियों से उठने वाली धूल का मतलब है कि गाड़ियों का आवागमन निरंतर चलता रहा, क्योंकि चुनाव निकट थे
और हर राजनीतिक दल को, पत्रकारों को इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाना था। तो इसका उत्तर हुआ चुनाव सिर पर होने पर गांव की हर छोटी बड़ी घटना को चुनावी मुद्दा बनाने की राजनीतिक पार्टियों की जो मूल प्रवृत्ति है, अवसरवादी प्रवृत्ति, उसकी ओर संकेत किया गया है इस पंक्ति के द्वारा। आगे चलते हैं। महाभोज उपन्यास के नायक बिसु के विषय में असंगत कथन है। बिसु नायक है जिसकी लाश हमें सड़क पर पड़ी मिलती है लावारिस लाश के रूप में। बिसु पढ़ा लिखा हरिजन जाति का युवक था, बिल्कुल सही है। वह हरिजनों के हितों का संरक्षक था, यह भी बिल्कुल सही है। उसकी लाश संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, ये कथन भी बिल्कुल सही है। वह जोरावर का मित्र था, ये कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वो जोरावर का मित्र नहीं था बल्कि उसके मित्र का नाम था बिंदा। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में असंगत कथन छांटिए। यह पारिवारिक विघटन की गाथा है। यह वर्तमान जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इसके पात्र स्थितियां एवं मनः स्थितियां अविश्वसनीय हैं। यह मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। मोहन राकेश का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आधे अधूरे, उसके विषय में है और हमें असंगत कथन छांटना है, यानी वो कथन छांटना है जो आधे अधूरे के विषय में गलत है। यह पारिवारिक विघटन की गाथा है, बिल्कुल सही है। यह वर्तमान जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। वर्तमान जीवन के गहन अनुभव खंड से मतलब क्या है, यानी जो भी हमारे जीवन के, हमारे इर्द गिर्द जो यथार्थ परक परिस्थितियां हैं आज के समय में, उनको मूर्त करता है, यानी उनको साकार जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। इसके पात्र स्थितियां और मनस्थितियां अविश्वसनीय है, ये कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। यह मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, क्योंकि नाटक का नाम ही है आधे अधूरे। यहाँ हर व्यक्तित्व जो है अधूरेपन को लिए हुए है और समस्या नाटक की यही है कि हर पात्र अपने अधूरेपन के द्वारा दूसरे के अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके अधूरेपन को और अधिक बढ़ाता है, क्योंकि आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, संघर्ष करते हैं और उसके कारण जो दूरियां हैं, पारिवारिक विघटन होता है और जो दूरियां हैं उनमें जो उनके व्यक्तित्व का अधूरापन है वो और अधिक बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए बाकी तीनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ इसमें कहा गया है कि इसके पात्र स्थितियां और मनस्थितियां अविश्वसनीय है, ये गलत है, क्योंकि ये एक यथार्थवादी नाटक है। आज के मध्यवर्गीय जीवन में एक परिवार में मध्य वित्तीय, जहां पर आमदनी बहुत कम है और बहुत ज्यादा है, प्रदर्शन की प्रवृत्ति और अच्छे अपने आप को उच्च और संपन्न परिवार का दिखाने की जो प्रवृत्ति है वो अधिक प्रबल है हमारे समाज में, प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रबल है। यही कारण है कि ये परिवार के विघटन की जो प्रक्रिया है ये शुरू होती है। तो जो कुछ भी इसमें चित्रित किया गया है, क्योंकि वो यथार्थ परक है, इसलिए वो सहज ही विश्वसनीय है, अविश्वसनीय नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब कुछ एक स्मरणीय बिंदु, आधे अधूरे जो नाटक है वो 1969 में प्रकाशित हुआ और इससे पहले मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस 2 नाटक प्रकाशित हो चुके थे। पैर तले की जमीन उनका अंतिम नाटक है जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। ये अपूर्ण नाटक है। इसे कमलेश्वर, उनके जो मित्र थे, सारिका का संपादन करते थे कमलेश्वर और एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, कहानीकार के रूप में उन्हें अच्छी ख्याति मिली है। उन्होंने इस नाटक को पूरा किया था, पैर तले की जमीन को। तो आपको ये कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं कि आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969। ये मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। इससे पहले उनके नाटक आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित हो चुका है, लहरों के राजहंस प्रकाशित होता है और चौथा जो नाटक है वो अधूरा छोड़कर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे पूरा कौन करते हैं? कमलेश्वर, साहित्यकार कमलेश्वर जो उनके अभिन्न मित्र थे, वे उसे पूरा करते हैं। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चले। सौंदर्य की नदी नर्मदा पर आधारित प्रश्न है ये। श्री वेगड़ की पहली नर्मदा यात्रा के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, यह यात्रा 22 अक्टूबर 1977 को प्रातःकाल शुरू हुई। बी, यह यात्रा ग्वारी घाट से नर्मदे हरे के घोष के साथ शुरू हुई। सी, यह यात्रा अमरकंटक से नर्मदे नमामि तुभ्यम के जयकार के साथ शुरू हुई।
और डी, इस यात्रा में लेखक और उनके सहयोगी पांडे जी तथा उनके शिष्य यादवेंद्र और सूर्यकांत गए। तो हमें असंगत कथन छांटना है किसके विषय में? पहली यात्रा के विषय में। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। पहली बात आपको इनके विषय में क्या ध्यान में रखना है कि ये जो नर्मदा यात्रा है, ये जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है, इसमें उनकी 10 नर्मदा यात्राओं का विवरण वृत्तांत संकलित है, जो यात्राएं 1977 से 1987 के बीच में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली यात्रा 22 अक्टूबर 1977 को शुरू हुई प्रातःकाल और ग्वारी घाट से शुरू हुई। नर्मदे हरे के जय जयकार घोष, मतलब नर्मदे हरे की ध्वनि के साथ शुरू हुई। और इस यात्रा में कौन कौन उनके साथ गए? उनके सहयोगी थे एक तो पांडे जी, और उनके 2 शिष्य थे यादवेंद्र और सूर्यकांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। कल तक नर्मदा वनबाला थी, अब शैलबाला है। पंक्ति के विषय में असंगत कथन छांटिए। पहला, यह पंक्ति लेखक ने धारा क्षेत्र में प्रवाहित नर्मदा धारा के विषय में कही है। बी, यह पंक्ति लेखक ने ढाले कोठड़ा गांव के नदी तट के संबंध में कही है। सी, यह पंक्ति हंडिया से ओंकारेश्वर शीर्षक यात्रा व्रत से ली गई है। और डी, इस पंक्ति से लेखक ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व नर्मदा वन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी, अब वह चट्टानों के बीच से बह रही है। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही असंगत कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। बाकी तीनों कथन इस पंक्ति के विषय में बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले, यह पंक्ति लेखक ने ढाले कोठड़ा गांव का जो नदी तट है उसके संबंध में कही है। दूसरी बात, ये कौन से यात्रा व्रत से ली गई है? हंडिया से ओंकारेश्वर यात्रा व्रत से ली गई है। तीसरी बात, इस पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहते हैं? वन बाला, यानी वन के बीच से बहने वाली लड़की, बाला मतलब लड़की, यानी नर्मदा को उन्होंने एक युवती के रूप में स्वीकार करते हुए वन के बीच से बहती है तो वनबाला कहा है, और जब पर्वतों के बीच से बहती है तो उसे शैलबाला कहा है। अब वह चट्टानों के बीच से बह रही है। कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, क्योंकि इस कथन के विषय में यही कथन असंगत है। आगे चले। कृषक स्त्री ने लेखक को अपनी ओर आते देखकर जूते उतारकर चलने को क्यों कहा? क्योंकि वे परकम्मावासी थे। परकम्मावासी शब्द प्रयुक्त किया है लेखक ने स्वयं। जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उनको उस क्षेत्र में, नर्मदा के क्षेत्र में परकम्मावासी कहा जाता है, क्योंकि वहां मंदिर था, क्योंकि वहां उनके खेत खलिहान थे, और क्योंकि वहां भूमि दलदली थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसने जूते उतार कर आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वहां उनके खेत खलिहान थे। और एक अंश अभी हम जानेंगे उसके द्वारा कि खेत खलिहान होने की वजह से उस स्त्री ने जूते उतारने के लिए क्यों कहा। तो आंसर हुआ सी। यह प्रसंग लेखक की, सबसे पहले ये जो प्रसंग है जूते उतार कर आने का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है दोस्तों। ये मंडला से छिनगांव की यात्रा से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, इन पंक्तियों को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि खेत खलिहान होने की वजह से उस कृषक स्त्री ने जूते उतारने के लिए लेखक से क्यों कहा। लेखक लिखते हैं, नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाँक लगाई यानी जोर से आवाज, दूर से आवाज देकर कहा, जूते उतार कर चलो महाराज। अब कुछ समय बीत गया, बातचीत शुरू हुई तो घर जैसा वातावरण हो गया, घरोबा यानी घर के जैसा व्यवहार हो गया। तो लेखक लिखते हैं, घरोबा हो गया जब हम बहुत अधिक निकट हो गए, बहुत अनौपचारिक हो गए। तो मैंने स्त्री से पूछा, आपने हमें जूता उतारने के लिए क्यों कहा था? तब उस स्त्री ने कहा, वहां हमारा खलिहान है, खेत खलिहान लक्ष्मी होते हैं, वहां जूते पहनकर नहीं चलते। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है कि क्यों कहा, क्योंकि खेत खलिहान लक्ष्मी होते हैं, इसलिए उसने जूते उतारकर आने के लिए लेखक से कहा था। आगे चलें। श्रद्धा और भक्ति निबंध के मूल कथ्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए, श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार। बी, प्रेम में कोई मध्यस्थ अपेक्षित नहीं होता, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित होता है। सी, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना। डी, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संपत्ति संबंधी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही गलत कथन है। आंसर होगा ए। अब इसमें क्या गलत है? शुक्ल जी ने लिखा है, प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार, और यहां कहा गया है श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार। इसका मतलब है श्रद्धा
जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष तक केंद्रित होती है पूरी तरह से, जबकि प्रेम विस्तृत होता है, जबकि है वास्तव में इसका उल्टा। श्रद्धा विस्तृत होती है क्योंकि हम जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसके प्रति श्रद्धा रखें, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे दूसरे लोग भी प्रेम करें। हम उसमें एकनिष्ठता चाहते हैं, हम उसमें एकाग्रता चाहते हैं, और यही कारण है कि शुक्ल जी ने लिखा है कि प्रेम में घनत्व अधिक होता है और श्रद्धा में विस्तार। तो ये कथन असंगत है, इसलिए यही इसका उत्तर है। प्रेम में कोई मध्यस्थ अपेक्षित नहीं होता, श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित होता है। मध्यस्थ का मतलब क्या है? बिचौलिया। यानी हम किसी से भी प्रेम करते हैं तो बीच में कोई व्यक्ति हमसे जबरदस्ती प्रेम करवाए, ऐसा कभी नहीं होता। प्रेम स्वतः होता है। लेकिन श्रद्धा में हम किसी के गुणों के विषय में जानकर, किसी के उच्च स्तरीय व्यवहार के विषय में जानकर भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। यानी हम मध्यस्थ के द्वारा श्रद्धा के भाव से युक्त हुए। श्रद्धा का मूल तत्व है क्या? दूसरे का महत्व स्वीकार करना। क्योंकि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर होने के कारण उसका महत्व स्वीकार करते हैं, उसकी उस प्रतिभा को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसके प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, श्रद्धा से भर उठते हैं। तो शुक्ल जी ने 3 प्रकार बताए हैं श्रद्धा के। प्रतिभा संबंधी, यानी किसी भी क्षेत्र की में विशिष्ट जो प्रतिभा है उसको देखकर हमारे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो। शील संबंधी, यानी कोई बहुत ही नैतिक मूल्यों का समर्थक है, सदाचारी व्यक्ति है, उसके उस व्यक्तित्व को देखकर हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। और साधन संपत्ति संबंधी, यानी कोई बहुत अधिक साधन संपन्न है, यानी बहुत अधिक धनवान है, संपन्नता है, और उसके उस प्रभाव को देखकर हम उसके प्रति श्रद्धा से भर उठें। तो ये 3 भेद उन्होंने बताए हैं। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, एक कथन गलत है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। श्रद्धा और भक्ति निबंध के आधार पर निम्न में से भक्ति के संबंध में असत्य कथन छांटिए। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बिल्कुल सही। भक्ति में भक्ति भाजन के समीप रहकर उसे विविध रूपों में देखने की अभिलाषा होती है। भक्ति भाजन का मतलब है जिसके प्रति हमारे मन में भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है, भक्ति का पात्र। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। भक्ति में भक्त भक्ति भाजन के साथ एकांत चाहता है, ये कथन गलत है। व्यक्ति न तो श्रद्धा में एकांत चाहता है, न भक्ति में एकांत चाहता है, केवल प्रेम में एकांत चाहता है। तो यहाँ ये कथन गलत हो गया। भक्त कभी भी ये नहीं चाहता कि वो भक्ति भाजन के साथ एकांत का समय बिताए, बल्कि वो चाहता है कि जिस तरह से मैं इनके प्रति भक्ति भाव से युक्त हूं, उसी तरह से अन्य लोग भी इनके प्रति भक्ति भाव रखें। तो एकांत की जो चाहने की बात है, ये यहाँ गलत है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। भक्त के हृदय में भक्ति भाजन से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की लालसा उत्पन्न होती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जितना भक्ति भाव हमारे अंदर दृढ़ होता जाता है, हम उतना ही उसके साथ अपने आप को घनिष्ठता में देखना चाहते हैं, यानी बहुत अधिक मजबूत एक स्थायी संबंध बना लेना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं। देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम का सामंजस्य अद्भुत है, और प्रेम अनमोल है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि उसने कहा था कहानी में युद्ध का चित्रण है, ये सही है, लेकिन कहीं भी ये प्रतिपादित नहीं किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कि युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। देशभक्ति के भाव को कहानीकार ने चित्रित किया है, लेकिन उसे सबसे बड़ा जीवन मूल्य नहीं बताया। प्रेम को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि देशभक्ति को, इसलिए यह कथन भी गलत हो गया। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम का सामंजस्य अद्भुत है, यही इसकी पूरी की पूरी मूल संवेदना को, पूरे के पूरे कथ्य को अपने अंदर समेटे हुए है ये कथन। क्योंकि यहाँ प्रेम भी है लहना सिंह का, उसकी कर्तव्य निष्ठता भी है, प्रेम के प्रति कर्तव्य परायणता भी है, और देश के प्रति भी है, और देश प्रेम तो है ही। तो तीनों मूल्यों का जो सामंजस्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वही इसकी मूल संवेदना है। तो ये कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। और प्रेम अनमोल है, ये केवल एक ही बिंदु है इस कहानी का, पूरी मूल संवेदना इसमें समाहित नहीं है।
देशभक्ति जीवन मूल्य है, ये भी एक बिंदु है इस कहानी का, लेकिन पूरी मूल संवेदना नहीं है। और युद्ध है एक बिंदु, लेकिन समस्याएं सुलझ जाती हैं, ये कहीं चित्रित नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी बिंदुओं को। सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। उसने कहा था कहानी में यह कथन किसने किससे कहा? वजीरा सिंह ने बोधा सिंह से, लहरा सिंह ने वजीरा सिंह से, बोधा सिंह ने लहना सिंह से, या वजीरा सिंह ने लहना सिंह से? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लहना सिंह जो कहानी का नायक है वो वजीरा सिंह से ये बात कहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। उसने कहा था कहानी के विषय में दोस्तों एक बात आपको ये याद रखनी है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है और ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 1918 तक चलता है और कहानी लिखी गई है 1915 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। अन्य किसी भी युद्ध की बात अगर विकल्प में हो तो आपसे नजरअंदाज कर देंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। पंक्ति में क्षण को, किस क्षण को लौटाने की व्याकुलता की ओर संकेत किया गया है? जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी से संबंधित प्रश्न है। अरुण के प्रणय निवेदन का क्षण, कृषि महोत्सव का क्षण, पिता सिंहमित्र के बलिदान का क्षण, माता पिता की छत्र छाया में बीते बाल्यकाल का क्षण। तो दोस्तों वो किस क्षण को लौटाने की व्याकुलता की ओर संकेत किया गया है? वो है ए विकल्प, यानी अरुण जो है मगध का राजकुमार, उसने प्रेम का प्रस्ताव रखा था मधुलिका के सामने, जो कि कौशल राज्य की एक कृषक बालिका है, और वीर सेनापति सिंहमित्र जिन्होंने कौशल की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी पुत्री है। ये बिंदु आपको भूलने नहीं है। तो अरुण ने जब प्रणय निवेदन किया, जब उसकी भूमि कौशल का जो कृषि महोत्सव था उसके लिए महाराज के द्वारा ले ली गई और उसके बदले में महाराज के द्वारा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी गई, तो उसने ये कहकर कि ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, ये कहकर वो सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं महाराज पर ही न्यौछावर कर दी थी। तो वो उसके बाद अरुण उसके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हुआ और जब वो एकांत में अपने खेत के किनारे किसी वृक्ष का सहारा लेकर बैठी थी, तब उसने उसके समक्ष प्रणय निवेदन किया। तो उसी क्षण को अब वो लौटा लाने के लिए व्याकुल है, यानी वो क्षण उसे याद आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंसर हुआ ए। आगे चलते हैं। अब स्मरणीय बिंदु क्या है? सन 1918 में ये कहानी प्रकाशित हुई और ये प्रसाद जी के छाया कहानी संग्रह में संकलित है। ये वो अंश है जिसके आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लाने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने, यानी दरिद्रता के कारण, क्योंकि भूमि तो उसकी चली गई थी, दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से, कौन से सूखे डंठल? जिस कुटी में वो थी वहां से जो हवा आ रही थी, डंठल के सूखे डंठलों से बनी हुई जो कुटिया थी, उसके रंध्रों यानी उसके छिद्रों में से जो हवा आ रही थी, उसकी में बैठी हुई वो मगध की प्रसाद माला, क्योंकि राजकुमार अरुण मगध का राजकुमार था, प्रसाद माला यानी वहां के वैभव में अपने जीवन की कल्पना करने लगी। नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। सारे उसको अपनी कल्पना के जो प्रसाद के चित्र थे, महल के चित्र थे, वो सब उसे चारों ओर चमकते हुए दिखाई देने लगे। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। यानी जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है खेलता हुआ शिशु, लेकिन उसकी पकड़ में नहीं आता, उसके हाथ से निकल जाता है। उसी तरह से मधुलिका को ऐसा लगा कि जो काल्पनिक चित्र मगध के महलों के उसके चित्त में घूम रहे हैं, वो उन्हें लपकने की, पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे उसके हाथ से निकल रहे हैं। तो इन पंक्तियों पर आधारित है कौन से क्षण को लौटा लाने के लिए विकल थी, जबकि अरुण ने उसके सामने प्रणय निवेदन किया था। आगे चलते हैं। मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था। पंक्ति में निहित अर्थ है वह निराश थी। उसके हृदय में अरुण की असफलता और सफलता के बीच द्वंद्व चल रहा था। वह अरुण को सही मार्ग पर लाना चाहती थी, वह अपना खेत चले जाने से असहाय थी।
तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। आंसर हुआ बी। निविड़ तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब है अंधकार और निविड़ का मतलब है घना। यानी मधुलिका के हृदय में बहुत ही घना अंधकार छाया था। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? वह निराश थी, ये तो इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है? अंधकार क्यों छाया था? क्योंकि अरुण की असफलता और सफलता के बीच उसके मन में संघर्ष चल रहा था, क्योंकि उसने दक्षिण के दुर्ग के नाले के समीप की जो बंजर भूमि थी वो महाराज से मांग ली थी अपने कार्य के लिए, कृषि करने के लिए, लेकिन उसके वहां पर सैन्य बल एकत्र कर वो अरुण जो है वो कौशल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। तो वो सफल होगा या असफल होगा, ये संघर्ष उसके हृदय में चल रहा था और ये पंक्तियां वही कहना चाहती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब कौन सी पंक्तियां हैं इनको और अच्छी तरह से देखते हैं। पथ अंधकारमय था और मधुलिका, यानी वो अरुण की सहायता करके लौट रही है, रास्ते में है, तो लेखक लिखते हैं पथ अंधकार में था, चारों ओर घना अंधकार था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, क्योंकि तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। मधुरता नष्ट हो गई, यानी प्रेम का जो माधुर्य था उसके हृदय में व्याप्त, वो नष्ट हो गया। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में डूबने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। सबसे पहला जो अंधकार की सबसे पहली किरण थी वो कहाँ क्यों उत्पन्न हुई? कि उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हुई कि अरुण यदि अपने अभियान में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर सहसा, क्योंकि वो सिंह मित्र की कन्या थी, तो फिर सहसा सोचने लगी वह क्यों सफल हो। क्यों? क्योंकि उसके पिता एक देशभक्त थे, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, प्राणों का बलिदान किया था। तो उसे याद आया कि कौशल तो मेरा देश है, मेरा राज्य है, तो भला उसे इसमें सफलता क्यों मिले। श्रावस्ती, यानी प्रेम की, अरुण की सफलता असफलता के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसके मूल में भाव क्या विद्यमान था? प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व, जो पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना है। उसके मन में प्रश्न उठा वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी अधिकार में क्यों चला जाए, मगध कौशल का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। उसे मतलब अंदर ही अंदर संघर्ष चल रहा है कर्तव्य और प्रेम में। कौशल नरेश ने क्या कहा था उसे याद आता है। सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं। और इस प्रसंग के बाद ही दोस्तों कहानी में सेनापति आ रहे हैं और उनके सामने वो आत्मसमर्पण कर देती है और अरुण का पूरा राज खोल करके रख देती है। और प्रेम की विजय के लिए वो अंत में, कहानी के अंत में, तो मुझे भी प्राण दंड मिले, यानी अरुण को जब प्राण दंड दिया जाता है तो वो खुद भी अपने लिए प्राण दंड मांगती है, यानी वो देश प्रेम का कर्तव्य भी निभाती है और प्रेम का कर्तव्य भी निभाती है। तो यहाँ भी देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है इस कहानी के द्वारा। कफन कहानी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? ए, यथार्थवाद और मानवीय नैतिक मूल्यों के पतन से, आदर्श समाज की परिकल्पना से, स्त्रियों की दुर्दशा के प्रति विद्रोह की अभिव्यक्ति से, समाजव्यापी जमींदार प्रथा की शोषणवादी नीतियों से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कफन कहानी की जो विषय वस्तु है उसमें यह बताया गया है कड़वे सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कफन एक यथार्थवादी कहानी है। इसको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे पहले प्रेमचंद किस मत के समर्थक थे? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, यानी यथार्थ का चित्रण करना लेकिन कहानी या उपन्यास का अंत आदर्श की स्थापना में हो, इस मत के समर्थक थे वो। लेकिन कफन कहानी की रचना काल तक आते आते वे पूरी तरह से यथार्थवादी दृष्टिकोण के धनी हो गए और उन्होंने यहाँ पूरी तरह से समाज का जो यथार्थ चित्र है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो कफन एक यथार्थवादी कहानी है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि कफन किस प्रकार की कहानी है, तो एक यथार्थवादी कहानी है। और इस यथार्थवादी चित्रण, समाज के यथार्थवादी चित्रण के माध्यम से यह भी बताया गया है कि यथार्थ की जो स्थितियां होती हैं, जीवन के जो वास्तविक संघर्ष होते हैं, उनके कारण मनुष्य के जो नैतिक मूल्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि घीसू और माधव बुधिया की मृत्यु के बाद भी आराम से खीर पूरी हलवा जाकर के भोज करते हैं, भोजन करके आनंदित होते हैं
और उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां जुटाने के लिए जो पैसा लिया गया है उससे अपना आनंद प्राप्त करते हैं, अपनी तरह तरह की जो खाने की लालसा है उसको पूरा करते हैं और आनंदित होते हैं। तो ये मूल्यों, नैतिक मूल्यों का पतन है। तो कहानी किससे संबंधित हुई? यथार्थवाद से और मानवीय नैतिक मूल्यों के पतन से। शेष तीनों का इस कहानी से कोई संबंध विशेष नहीं है। थोड़ा बहुत है तो शोषण का है, लेकिन उद्देश्य कहानीकार का ये है ही नहीं कि वो समाज की शोषणवादी प्रवृत्तियों का चित्रण करे। वो ये चित्रित करना चाहते हैं कि समाज का जो कड़वा यथार्थ है वो मनुष्य को विवश कर देता है नैतिक मूल्यों का त्याग करने के लिए, और फलतः मानवीय नैतिक मूल्यों का पतन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। पंक्ति में लेखक ने घीसू को किसानों से अधिक विचारवान क्यों बनाया है? क्योंकि वह मांगकर अपना जीवन चला लेता था, उसे अभावों में जीने की आदत हो गई थी। वह समझ गया था कि शोषण उसकी नियति है। वह समझ गया था कि परिश्रम करके भी उसके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब इस कथन को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। यहां पर प्रेमचंद ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि घीसू ये जान गया था, क्योंकि जो लोग परिश्रम करके अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे थे उनकी स्थिति भी उतनी ही दयनीय थी जितनी की परिश्रम ना करने वाले घीसू की थी। तो वो समझ गया था कि कितना भी परिश्रम करूं, समाज की ये शोषणवादी जो व्यवस्था है वो मेरी स्थिति को दयनीय ही बनाए रखेगी। इसलिए उसने क्या सोचा? उसने ये निर्णय लिया कि परिश्रम करके भी जब उसका जीवन ऐसा ही रहना है तो परिश्रम न करना ही बेहतर है, क्योंकि उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। स्मरणीय बिंदु, तात्पर्य है कि उस शोषणवादी समाज में दिन रात जी तोड़ मेहनत करने वाले किसान भी घीसू जैसी ही अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वे शोषण के शिकार थे। ऐसे समाज को देखकर घीसू का परिश्रम न करना उसके विचारवान होने को प्रमाणित करता है। इस ओर संकेत किया है प्रेमचंद ने। आगे चलें। निम्नलिखित में से गदल नामक स्त्री के विषय में कौन सा कथन असत्य है? गदल खारी गुर्जर जाति की एक 45 वर्षीय स्त्री है। दूसरा, उसके पति गुन्ना का निधन हो चुका है। सी, उसके निहाल और नारायण नामक 2 पुत्र और चंपा और चमेली नामक 2 पुत्रियां हैं। वह डोडी नामक खारी गुर्जर पुरुष की विवाहिता है। तो हमें असंगत कथन, असत्य कथन छांटना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर हुआ डी, क्योंकि वो डोडी नामक खारी गुर्जर पुरुष की विवाहिता नहीं है बल्कि उसकी प्रेमिका है, और डोडी कहानी में उसका देवर है। बाकी तीनों कथन उसके विषय में सही है। खारी गुर्जर जाति की एक 45 वर्ष की स्त्री है, उसके पति का नाम है गुन्ना और उसका निधन हो चुका है। उसके निहाल और नारायण नामक 2 पुत्र हैं और चंपा और चमेली नामक 2 पुत्रियां हैं। तीनों कथन बिल्कुल सही है। पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया, पंक्ति में व्यंजित अर्थ क्या है? मृत्यु होने पर संसार को छोड़कर परिवार के अनेक लोग चले गए, पर जीते जी अपने परिवार को कलंकित करके तेरे अतिरिक्त कोई नहीं गया। दूसरा, तूने अपने परिवार के लिए जो बलिदान दिया वह किसी और ने नहीं दिया। सी, तुमने परिवार की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। इस कथन का अर्थ है कि बहुत सारे लोग घर से चले गए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन तूने जीते जी दूसरे पुरुष के साथ अपना संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो कलंक लगाया है परिवार के ऊपर, उस तरीके से कोई भी नहीं गया। ये कथन बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। रोज कहानी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कहानी में स्त्री को असहाय बनाने वाले संदर्भ हैं। कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है। कहानी में घर परिवार के दायरे के आगे व्यापक धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षधरता है। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कहानी, रोज कहानी में कहीं भी उल्लासपूर्ण वातावरण नहीं है। जब रोज कहानी की नायिका का भाई उससे मिलने आता है तो जैसे ही वो घर में कदम रखता है, कहानी की शुरुआत में ही ये बता दिया गया, ऐसा लगता है जैसे कि इस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही हो। इससे स्पष्ट है कि कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक निराशा, उदासीनता और एक रस्ता, ऊब, ये सारी मनस्थितियां उसमें चित्रित की गई हैं। उल्लास कहीं भी नहीं है।
और कहानी में घर पर इसके चित्रण के माध्यम से, इस एकरसता के चित्रण के माध्यम से व्यापक धरातल पर यानी विस्तृत धरातल पर मानवीय मूल्यों की पक्षधरता का प्रयत्न किया है लेखक ने, ये बिल्कुल सही है। और कहानी में कुंठा और घुटन का चित्रण है, क्योंकि बच्चा गिर जाता है पलंग से, फिर भी नायिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है ऐसे तो रोज ही गिरता है। यानी जबकि कोई भी बालक गिर जाए तो माता कितनी व्याकुल होती है, एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वहां वो व्याकुलता है ही नहीं। यानी जीवन में इतनी ऊब, इतनी निराशा, इतनी एकरसता व्याप्त हो चुकी है कि बड़ी से बड़ी घटना होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहानी में स्त्री को असहाय यानी असहाय रूप में चित्रित किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। इस साली डेयरी ने तो दूध का ही पाउडर नहीं किया, हमें भी पीस बंद कर दिया है इस कारखाने नुमा डिब्बे में। पराई प्यास का सफर कहानी का यह संवाद अभिव्यंजक है बाल श्रम की कुप्रथा का, बच्चों के घुटन भरे जीवन का, बाल श्रम के यातनामय नीरस जीवन की पीड़ा का और उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों बिंदु इस कहानी के द्वारा चित्रित किए गए हैं। बाल श्रम की कुप्रथा जो है, बच्चों के द्वारा काम करवाने, छोटी उम्र में जब उनके खेलने की उम्र है उस समय उन्हें कमाने के लिए विवश करना, काम करने के लिए विवश करना, ये जो बुरी प्रथा है उसका चित्रण है। उनका उसके कारण जो घुटन भरा जीवन हो जाता है बच्चों का, उसका भी चित्रण है। और बाल श्रम का जो यातना में नीरस जीवन है उसके कारण वे कितने पीड़ित हैं, इस बिंदु को भी यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। पराई प्यास का सफर कहानी की मूल संवेदना संबंधित है माँ, बाप, बहन, ग्राहक और सेठ की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में बालक लखन की जीने की प्यास के दबने से, लखन की आर्थिक दुरवस्था से, लखन के बहन के प्रति अगाध स्नेह से, विमाता के अत्याचार सहने की लखन की पीड़ा से। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ए, बी और सी और डी कहीं कोई बिंदु ज्यादा और कोई बिंदु कम, ये सभी की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति इस कहानी में हुई है। लेकिन बात क्या पूछी जा रही है? मूल संवेदना की, यानी प्रमुख रूप से लेखक इस कहानी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, तो वो है ए। आंसर हुआ ए। कहानी का जो शीर्षक है पराई प्यास का सफर, यानी दूसरे की प्यास बुझाने की लालसा में, इच्छा में, तत्परता में व्यक्ति जो बालक हैं वो अपनी स्वयं की जीवन की प्यास केवल पानी की प्यास नहीं है, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं से विमुख हो गए हैं, उपेक्षित हो गई हैं उनकी अपनी जीवन की आवश्यकताएं, जीवन की आशाएं, आकांक्षाएं, लालसाएं जो इस उम्र में खूब अंगड़ाई लेकर जागती हैं, वो सभी समाप्त हो गई हैं। लेखक इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं। तो मूल संवेदना हुई माँ, बाप, बहन, माता पिता, क्योंकि सौतेला बाप है, माता पिता, बहन और ग्राहक, जो जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते हैं वहां ग्राहक और उसका जो मालिक है, उस सब की आवश्यकताओं को पूरा करने के संघर्ष में बालक लखन की जीने की प्यास दब गई है, जिजीविषा समाप्त हो गई है, तो घुटन भरा जीवन जी रहा है। तो न केवल लखन तो एक चरित्र है जो कि प्रतिनिधित्व करता है ऐसे ही बाल श्रमिक समुदाय का, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे बालक हैं जो उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं और जिनके माध्यम से इस पीड़ा को अभिव्यक्त किया है आलम शाह ने, लेखक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चले। लखन के इस संवाद से इसकी पुष्टि होती है, प्यासा तो मैं अब भी हूं, पर ऑर्डर सेठ का था सो उसे पिला दिया, मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रही, रोज ऑर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना, अपन लोग तो बस। ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पराई प्यास का सफर कहानी के शीर्षक को तो प्रमाणित करती ही है, साथ ही उसकी मूल संवेदना को भी स्पष्ट करती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सलाम कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है। सलाम कहानी मुसलमान समाज की विसंगतियों का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत करती है। सलाम एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें सलाम नामक बालक की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। सलाम विवाह के उपरांत दलित वर्ग के द्वारा उच्च वर्ग को सलाम करने और उनसे नेक दस्तूर प्राप्त करने की सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाली कुप्रथा पर आधारित कहानी है। सलाम कहानी निम्न वर्ग की स्त्रियों की वेदना को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। विवाह के यहाँ जब कभी भी कहीं पर विवाह होता था दलित वर्ग में, तो दलित वर्ग का ये नियम था, ये एक प्रथा थी कि वो उच्च वर्ग के यहाँ जाकर सलाम करेंगे और उच्च वर्ग उन्हें दया करके कुछ भी नेग देंगे,
जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो इस प्रथा पर आधारित है ये कहानी कि इस प्रथा के खिलाफ एक शिक्षित युवक में, जो दलित है, उसमें इसके प्रति विरोध का भाव उत्पन्न होता है और उसकी समाज पर क्या प्रतिक्रिया होती है उसे यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो आंसर हुआ सी। आपकी छोटी लड़की किस प्रकार की कहानी है? ध्यान रखेंगे, आपकी छोटी लड़की ममता कालिया की कहानी है। ए, पारिवारिक ढांचे में अपनी बड़ी बहन की योग्यता के बखान के बीच स्वयं को उपेक्षित करने महसूस करने वाली बालिका की मनोव्यथा की अभिव्यक्ति की कहानी। जीवन की कशमकश के बीच संघर्षरत रहकर स्वयं को सफलता की राह पर आगे बढ़ाने वाली लड़की की कहानी। टुनिया के आत्मान्वेषण और आत्म परिष्कार के लिए किए गए संघर्ष की मर्मस्पर्शी कहानी। या उच्च मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन में व्याप्त टूटन, कसक और बिखराव की कहानी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। इसमें क्या है, एक परिवार है, उसमें दो बहनें हैं। जो बड़ी बहन है वो हर क्षेत्र में हमेशा अव्वल आती है और उसकी इतनी ज्यादा तारीफें की जाती हैं, आने जो भी घर में आता है वो भी उसकी तारीफों के पुल बांधता है। तो जो छोटी बेटी है टुनिया, जिसे कहा गया, जिसका वास्तविक नाम तूर्णा है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, क्योंकि योग्यता उसमें भी है, क्षमता उसमें भी है, वो भी अव्वल है, लेकिन उसे हर छोटे छोटे कामों के लिए हमेशा जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो वो बड़ी बहन की योग्यता के बखान को सुन सुनकर स्वयं को उपेक्षित अनुभव करती है और उसी वेदना की अभिव्यक्ति की कहानी है ये। और लेखिका ममता कालिया ने अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वास्तव में उनके जीवन के प्रसंग की सच्ची कहानी है। तो यानी उनके जीवन से संबंध रखने वाली कहानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नए पुराने के संबंध में द्विवेदी जी ने कौन सा विचार व्यक्त नहीं किया है? ए, नए का त्याग प्रगति का सूचक है। पुराने का मोह अब सब समय वांछनीय नहीं होता। हमें नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व नहीं खोना चाहिए। अनुसंधित्सा का मतलब है खोज करने की प्रवृत्ति। हमें नए और पुराने की परीक्षा करके हितकर बात सोचनी चाहिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन, ये भाव द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में अभिव्यक्त नहीं किया है कि नए का त्याग प्रगति का सूचक है। उनका कहना है कि अगर पुराना अप्रासंगिक हो गया है, उसका महत्व हमारे वर्तमान जीवन में नहीं है, तो हमें उसको त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। परंपराएं वही अपनाई जाए जो हमारी प्रगति में रुकावट न बने, बाधक न बने। तो ये कथन उन्होंने नहीं कहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये कथन उन्होंने कहा है। यानी पुराना यदि आज के संदर्भ में महत्वहीन हो गया है तो उसे त्याग देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि वो हमारी प्रगति में बाधक हो सकता है। हमें नई अनुसंधित्सा यानी नई नई जो खोज है उनके नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व यानी परंपरा से जो हमें श्रेष्ठ, जो श्रेयस्कर, जो कल्याणकारी मिला है उसे नहीं खोना चाहिए, ये यहाँ है। हमें नए और पुराने की परीक्षा करके हितकर बात सोचनी चाहिए, यानी नए का जितना मूल्यांकन करना जरूरी है उतना ही पुराने का भी मूल्यांकन करना जरूरी है। और मूल्यांकन की कसौटी क्या होगी कि नए का, जो भी नया है उसका हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, और पुराना कहां तक हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारी प्रगति में सहायक है। इन बिंदुओं पर नए की परीक्षा भी करनी है और पुराने की भी करनी है, और उसके बाद जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारी प्रगति में सहायक हो, उसी को आगे लेकर हमें बढ़ना है। तो ये सारी बातें कही गई है, केवल एक कथन यहाँ नहीं कहा गया है। आगे चले। कुबेरनाथ राय ने राम के निर्वासन और नए मनुष्य के निर्वासन में क्या समानता बताई है? ए, दोनों विषम परिस्थितियों के शिकार थे, दोनों को आंतरिक विखंडन के कारण निर्वासन झेलना पड़ा। आंतरिक विखंडन का मतलब है आंतरिक बिखराव, टूटन। दोनों पर अकारण निर्वासन थोपा गया, दोनों ने निर्वासन को उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम बनाया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाकी सभी बिंदु गलत है। दोनों पर अकारण, क्योंकि राम को भी बिना किसी कारण के राम अपने निर्वासन के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि राज्य की जो परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार थी, तो उन पर निर्वासन थोपा गया। इसी तरह से जो आज का मनुष्य है उस पर भी निर्वासन जबरन थोपा गया है। तो ये समानता उन्होंने बताई है कि दोनों पर अकारण निर्वासन थोपा गया। तो आंसर हुआ सी।
अब दोस्तों, ये जितनी भी हमने बातें कही, जो भी प्रश्न पढ़े, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रचनाएं हैं, उनमें कुछ कहानियों के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो सभी के कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि कफन कहानी सबसे पहले उर्दू में लिखी गई थी, और ये उर्दू में लिखी गई और सन 1935 में उर्दू की एक पत्रिका थी, साहित्यिक पत्रिका जामिया, उसमें प्रकाशित हुई। उसके बाद इसका हिंदी संस्करण निकला और इसका हिंदी संस्करण सन 1936 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये दोनों बिंदु प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात आती है गदल कहानी की। गदल कहानी सन 1955 में प्रकाशित हुई और एक साहित्यिक पत्रिका थी जिसका शीर्षक ही कहानी पत्रिका था, उसमें सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। पराई प्यास का सफर जो कहानी है वो सन 1979 में सारिका पत्रिका, सारिका कौन सी पत्रिका है जिसके संपादक थे कमलेश्वर। कमलेश्वर कौन है? जिन्होंने खोई हुई दिशाएं जैसी बहुत सारी कहानियां लिखी है और जिन्होंने मोहन राकेश के नाटक पैर तले की जमीन का को पूरा किया था। ये दो बिंदु आपको भूलने नहीं है। तो 1979 में सारिका पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। सलाम कहानी के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और इनका सबसे पहला कहानी संग्रह सलाम नाम से ही प्रकाशित हुआ था और उसी में ये कहानी संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2000। तो ये कुछ एक बिंदु है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये हुआ दोस्तों आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। परीक्षा अब बिल्कुल निकट है। मन लगाकर पढ़िए, एकाग्र होइए और निराशा को अपने मन में बिल्कुल ना आने दीजिए। पूरे उत्साह के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। साहित्य समाधान परिवार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पथ प्रशस्त हो, आप परीक्षा में मनचाही सफलता प्राप्त करें। सब उससे भी पहले ये शुभकामनाएं कि आप परिश्रम करें, एकाग्र हों, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। तो अगले सत्र में क्या आने वाला है, इस जिज्ञासा को बनाए रखिए। नमस्कार।